नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज से एक सवाल से शुरुआत करते हैं। घरों के कौन है नए खरीदार? जी हां, पिछले 2-3 साल से देश का रियल एस्टेट मार्केट एक बड़े बुल रन में है। लगातार घरों की बिक्री हो रही है, लगातार सेल्स बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट जो महंगे घर हैं उनकी डिमांड काफ़ी हद तक बढ़ गई है और लोग एक बार फिर से वो कौम जिन्हें आप मिलेनियल्स कहते हैं, जिन्होंने थोड़ा सा रुख मोड़ लिया था कि अब हम घर खरीदेंगे नहीं, हम लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देंगे, वो भी अब घर खरीद रहे हैं। तो एक ताज़ा रिपोर्ट है फ्रॉम नो ब्रोकर्स जो ये कहती है कि मिलेनियल्स, जेनजी या कह लें देश का जो एक युवा वर्ग है जो कि नौकरी में है, बड़े बिजनेस में भी हो सकता है, वो घर खरीदने के लिए एक बार फिर से निकल पड़ा है। तो शायद जो तेजी है उसमें एक बड़ा योगदान है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है अब इस पूरे डायनामिक्स को समझना कि इस समय घर खरीद कौन रहा है। बिक्री तो खूब हो रही है, लेकिन कौन खरीद रहा है, किस तरह के घर खरीद रहा है, क्या वो चाहता है। और इस पूरी बातचीत से जो वो घर खरीदार हैं जो अभी सोच विचार में है कि हमें घर लेना है, हम कहाँ खड़े हैं, शायद उनके लिए एक मदद मिलेगी। और जो लोग सिर्फ रियल एस्टेट में निवेश करना चाहते हैं या जिन्हें रियल एस्टेट को समझना है, क्योंकि इन दिनों काफ़ी लोगों को फिर से लगने लगा है कि भाई रियल एस्टेट में तो निवेश के ऑप्शन बड़े बेहतर हो गए हैं, रेंटल यील्ड्स देश में बढ़ गई हैं। रेंटल यील्ड मतलब जो किराया आपको मिलता है घरों के ऊपर। तो काफ़ी सारे डायनेमिक्स हैं रियल एस्टेट मार्केट के अंदर जो काफ़ी हद तक इन दिनों चेंज हो चले हैं, उनको समझने की आज कोशिश होगी। तो नो ब्रोकर्स की रिपोर्ट इसका जरिया बनेगी। कुछ खास मेहमान आज हमने आमंत्रित किए हैं जिनसे हम इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन रिपोर्ट्स की कुछ हाइलाइट्स मैं आपको बताता हूं कि रिपोर्ट क्या कहती है। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि रिपोर्ट खासतौर पे ये बता रही है कि कौन से आयु वर्ग के लोगों ने एक बार फिर से घर खरीदना शुरू कर दिया। आपने मिलेनियल्स का नाम सुना होगा, आपने जेन जी सुनी होगी, ये सब डिवीजन है, एज के डिवीजन है। तो देखिए 25 से 35 साल की उम्र के लोग जो हैं, करीब 23% ऐसे हैं जो घर खरीद रहे हैं। 35 से 45, यहाँ पर आप देखिए सबसे ज़्यादा 34%, यही वो मिलेनियल्स का खाका है जिसे आप कहेंगे सबसे ज़्यादा घर खरीदार यहीं से आ रहे हैं। पहले एक सोच थी कि भाई रिटायरमेंट के समय वक्त लेंगे, घर लेंगे, लेकिन अब पहले से घर लेना चाहते हैं। 45 से 55 साल वाले 27% और 55 साल से ज़्यादा 34%। तो ये तो एक मोटा मोटा आंकड़ा यहाँ पर हो गया। इसके अलावा किस तरह के घर प्रेफर किए जा रहे हैं, किस साइज़ के, तो देखिए वहाँ पर नंबर्स कह रहे हैं कि 1 BHK खरीदने वाले 40% है। आपको ये नंबर बड़ा दिखेगा, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, क्यों ये खरीद रहे हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। 2 BHK 28% और 3 BHK 33%। यानी इस आप एक ट्रेंड देखिए, जिस 2 BHK की डिमांड सबसे ज़्यादा होती थी उसका नंबर थोड़ा कम हो गया है, सबसे कम। 1 BHK 40% के आसपास पहुंच गया और 3 BHK भी 33% के आसपास पहुंच गया, जो पहले काफ़ी कम होता था। तो ये एक ट्रेंड रिवर्सल दिखा रहे हैं नंबर। तो ये तो वो कुछ आंकड़े हैं जो हमने आपको बताए, लेकिन अब और बातचीत के दौरान हम आपको फिगर्स और फैक्ट्स बताते चलेंगे। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं सिग्नेचर ग्लोबल के एमडी और को फाउंडर रवि अग्रवाल, लाइसिस फोरास के एमडी पंकज कपूर साहब और नो ब्रोकर के को फाउंडर सौरभ गर्ग, और सीएफओ भी हैं आप कंपनी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सौरभ, क्योंकि आपकी रिपोर्ट है, हम आपसे ही चाहते हैं संक्षिप्त में, थोड़ा आइडिया तो मैंने दे दिया दर्शकों को, लेकिन आपकी रिपोर्ट क्या कह रही है, किस और इशारा कर रही है? नमस्कार विपिन जी। तो जैसा कि आपने बोला कि अभी रियल एस्टेट का मार्केट काफ़ी अच्छा कर रहा है। पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि मार्केट में काफ़ी तेज़ी है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि जो बायर्स हैं वो काफ़ी यंगर ऑडियंस आ गई है। तो पहले जैसा कि होता था कि हमारी पहली जनरेशन में कि रिटायरमेंट के टाइम पे सोचते थे कि हम घर खरीदेंगे, और पूरे का पूरा जैसे हम अपने पेरेंट्स को देखें तो उन्होंने घर उस टाइम पे खरीदा। अब काफ़ी चेंज हो गया है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि जॉब करते टाइम ही घर खरीदें। मगर अगर आप देखेंगे 25 से 35 साल के बीच में भी काफी बड़ा एक ऑडियंस है जो कि घर खरीद रहा है, बल्कि रिटायरमेंट एज के आसपास 55 साल के ऊपर तो बहुत ही कम हो गया है। ओनली 16% लोग ऐसा बोल रहे हैं कि वो उस एज में घर खरीदना चाहते हैं। तो यंगर ऑडियंस है, और वो उनका प्रेफरेंसेस भी काफी चेंज हो गए हैं, एंड बिल्डर उसी तरह से बना भी रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि उन्हें सिर्फ रहने के लिए 2 कमरे या 3 कमरे चाहिए। वो काफी एमिनिटीज का डिमांड भी करते हैं। गेटेड गेटेड जो सोसाइटीज हैं उनकी काफी ज्यादा डिमांड है। तो प्रेफरेंस है कि एमिनिटीज हो, गेटेड हो, सिक्योरिटी हो। तो उस सब की तरफ काफी रुझान है, और बिल्डर्स भी उसी की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और हमने देखा कि काफी इंटरेस्टिंग एक ट्रेंड देख रहे हैं कि 3 BHK जिसकी डिमांड हम कुछ दिनों से देख रहे हैं बढ़ती जा रही है पोस्ट कोविड।
2 BHK की डिमांड कम हो गई और 1 BHK की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि काफी इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो कि अब 1 BHK भी देख रहे हैं कि 3 BHK खुद रहने के लिए खरीदेंगे, 1 BHK इन्वेस्ट करेंगे और थोड़े दिन बाद बेच देंगे। ऐसा भी देखने में आ रहा है। एंड इन्वेस्टर्स के लिए भी अभी अच्छा मार्केट है, बिकॉज प्राइसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और काफी टाइम बाद, ऑलमोस्ट 10 साल बाद इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि रियल एस्टेट में पैसे बन सकते हैं। तो काफी इन्वेस्टर्स इस टाइम मार्केट में हैं जो कि प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। एंड बस हमने रुझान देखा है प्रीमियमाइजेशन की तरफ। तो जो कि पहले लोग सोचते थे कि हम 1 करोड़ से नीचे अगर खरीद लें या 50-60 लाख का अगर खरीद लें, तो हमने देखा कि उनमें से काफी लोग हैं जो कि अपग्रेड कर लिया अपने को और 1 करोड़ 1.5 करोड़ की तरफ देख रहे हैं। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली है कि जो थोड़ा अफोर्डेबल सेगमेंट का ग्राहक था, जो 50 लाख से 70 लाख के बीच में सोचता था, उसका हमने देखा कि थोड़ा डाउनग्रेड भी हुआ है और वो ढूंढ रहा है घर 50 लाख के नीचे, लेकिन वहां पे सप्लाई नहीं है, तो उसे ऑप्शंस ही नहीं मिल रहे हैं। तो डिमांड काफी बड़ी है उसमें, लेकिन वहां पे ऑप्शंस काफी ज्यादा कम है। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग है आपकी चीजें। आपने आखिर में जो कहा वो कुछ एक बड़ी चीज की तरफ इशारा करती है, उसको अभी हम थोड़ा और आगे चलते हुए डिटेल में बातचीत करेंगे। लेकिन रवि सर, जो सौरभ जी ने आंकड़े बताए, अब चूंकि उन्होंने अपनी रिपोर्ट के मुताबिक, अपने सर्वे के मुताबिक आंकड़े किए, आप तो ऑन ग्राउंड ग्राहकों से डील करते हैं, आपकी कंपनी की हम बात करें, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहूं तो क्या यही प्रेफरेंस आपको अपने सेल्स फिगर में दिख रहा है कि जहां मिलेनियल्स एक बार थोड़ा दूरी बना गए थे घर की खरीदारी से, वो वापस लौट के आए हैं, प्रेफरेंसेस भी उनके बदले हैं, वो ज्यादा सुविधाएं चाहते हैं, ज्यादा एमिनिटीज चाहते हैं, उसके लिए प्रीमियम देने के लिए भी तैयार है? बिल्कुल। जो नो ब्रोकर की रिपोर्ट है वाकई बहुत ग्राउंडेड रिपोर्ट है और हम लोग उसको क्रॉस मतलब कि मानते हैं कि वैसे काफी हद तक वो चीजें टैली करती है माइंडसेट वाइज। एक चीज, ये बात हम जो आज रिपोर्ट में है, ये बात हम पिछले 2 साल से बल्कि काफी टाइम से कह रहे हैं और काफी हद तक हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं आपको वो सारी चीजें यहाँ पर रिफ्लेक्ट करती हुई नजर आएंगी। एक पोस्ट कोविड एक सिनेरियो क्रिएट हुआ कि लोग एस्पिरेशनल होम्स की तरफ गए कि भाई घर सिर्फ एक 2 बेडरूम 3 बेडरूम या 1 बेडरूम का घर ना हो, सिर्फ उसके साथ वो स्मार्ट होम्स हो, उसके बाद लोकेशन भी उसकी ऐसी हो जो इजी टू कम्यूट हो और उसके अंदर जो अमेनिटीज हैं वो सारी एस्पिरेशन लाइफ वाली होनी चाहिए। और हमने जितने भी पिछले प्रोजेक्ट जो लॉन्च किए, इवन नए कुछ प्रोजेक्ट्स में हम लॉन्च करना चाह रहे हैं, उसके अंदर भी हमने इंटीग्रेटेड लिविंग पे ज्यादा जोर दिया। इंटीग्रेटेड लिविंग, वहीं पर उसका घर होना चाहिए, वहीं स्कूल, वहीं पर हॉस्पिटल, वहीं पर उसकी बाकी अमेनिटीज, कोवर्किंग स्पेस वहीं पर होना चाहिए। इस तरह के जो घर की डिमांड है ये इस समय बहुत ज्यादा हो रही है और हमने अभी भी अच्छी कुछ पीछे भी काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च किए, उनके अंदर सेल्स नंबर्स में भी वो चीजें रिफ्लेक्ट हुई। और पीछे हमने लास्ट क्वार्टर में भी एक लॉन्च किया जो मेजोरिटी 3 BHK 4.5 BHK था, उसका भी रिस्पॉन्स सिमिलर काइंड में बहुत स्ट्रांग रहा। मेरे को ये लगता है 2-3 चीजें जो पिछले काफी टाइम से रिफ्लेक्ट हो रही हैं। एक तो न्यूक्लियर फैमिलीज का चलन हमारे इंडियन सोसाइटीज में पहले से बढ़ा है। हमारे यहाँ पहले ज्वाइंट फैमिलीज हुआ करती जी, अब न्यूक्लियर फैमिली बढ़ती जा रही है। दोनों, एक हस्बैंड वाइफ दोनों की इनकम होने लगी है। तो और तीसरा जो होम लोन के ऑप्शंस हैं वो इजी होने लगा है, इजी लेवरेज का ऑप्शन। जैसे वो गाड़ी परचेज करते हैं तो उनको एक लाइफ में लगता है, उसी तरह से आप उसको घर को भी एक वेल्थ का एक बड़ा हिस्सा मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वैसे अगर हम लोग किसी भी तरह से आज दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके किसी तरह से एक घर ले लेते हैं और उसको EMI से अपना पूरा कर देते हैं, आज हमें जब तक प्रोजेक्ट की डिलीवरी 3 या 4 साल या जो भी टाइम उसमें लगता है उतने आप EMI देंगे, फ्री EMI के ऑप्शन देंगे, इजी फाइनेंशियल ऑप्शंस देंगे और उसके बाद हम लोग इमीडिएटली घर पे शिफ्ट हो जाएंगे और हमारी लाइफ की एक वेल्थ बन जाएगी, बेस बन जाएगी। और ये हमारे आज हम कह रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग आज इतने सालों से कह रहे थे कि जो आपका घर है वो आपका लाइफ का बेस है। अगर आपने घर बना लिया तो आपने जीवन में, अर्बन पॉपुलेशन में घर बना लिया तो सब कुछ बना लिया। आई थिंक सो वही रिफ्लेक्ट आज हम लोग ग्राउंड पे भी देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पंकज साहब, एक बड़ा सवाल आपकी तरफ मैं लेकर आ रहा हूं कि मिलेनियल्स की चर्चा हम पहले भी करते थे। ये तो कोविड का एक काल आया और हमने देखा कि चीज़ें वहाँ से बहुत सारी घूम गई। उससे पहले का कुछ 5-7 साल या थोड़ा उससे ज़्यादा का पीरियड थोड़ा रियल एस्टेट के लिए डल रहा,
पहले भी हम एक ज़माने में जब आईटी रिवॉल्यूशन देख रहे थे तब भी मिलेनियल्स ने काफ़ी घर खरीदना शुरू किए थे, वहीं से पूरी बातचीत हमने शुरू की थी। अब एक रीज़न तो ये समझा था हमने कि ठीक है, कोविड में आपको लगा कि भाई घर बड़ा आवश्यक है, सब कुछ है, लेकिन अब तो कोविड की बात भी लोगों के दिमाग से चली गई, जहन से चली गई। उसके बाद तो हमने एक अच्छा खासा वक्त अभी बिता दिया है और इनफैक्ट हमारे इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी ऊपर चले गए, इनफैक्ट प्राइस भी पिछले 3 साल में काफ़ी ऊपर चला गया, लेकिन बावजूद उन सबके खरीदारी का सिलसिला नहीं रुका है। तो आखिर ऐसा क्या चेंज हुआ? कोविड, पहले हम एक ऑब्वियस आंसर देते थे, लेकिन क्या वो सच में कोविड है या कुछ और चेंज हो गया है जो फिर से ये पूरे ट्रेंड को ना सिर्फ चलाए रखा है बल्कि बरकरार रखा है, बल्कि वो किसी भी चीज से रोके नहीं रुक रहा? देखिए, अगर आप इसको देखेंगे कि 2016 से लेके 2020 तक में प्राइजेस में स्टैग्नेंसी रही या फिर गिरावट हुई, तो एक टाइम करेक्शन प्रॉपर्टी प्राइजेस में हो गया और उस पीरियड में लोगों की इनकम तो बढ़ी क्योंकि हमारी देश की इकोनॉमी और इनकम कंटिन्यूअसली 6 से 8% के बीच में बढ़ती रही, कंटिन्यूटी। सो कोविड के दौरान जब हमारे इंटरेस्ट रेट कम हुए तो हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी और प्राइजेस में जो समागम था ये 2005 के लेवल का हो गया। उसके बाद भी इंटरेस्ट रेट अगर आप देखिए तो 7% से बढ़कर के अभी भी 8.5 और 9% के लेवल पे हैं। आज भी हमने वो 9% के ऊपर का इंटरेस्ट रेट जो 10%, 11%, 12% का वो ब्रीच नहीं किया। तो अगर आप इंटरेस्ट एडजस्टेड अफोर्डेबिलिटी और इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइसेस में देखेंगे तो आज भी अफोर्डेबिलिटी प्राइसेस से अच्छी है, क्योंकि प्राइस में उतनी ग्रोथ नहीं हुई जितनी प्राइस की स्टैग्नेंसी के बेसिस के ऊपर जो अपसाइड बिल्ट हो गया था। और यही कारण है कि डिस्पाइट कोविड का स्ट्रेस हो, सब कुछ हो, कोविड के दौरान पे हमारे को एक बड़ी रिकवरी दिखाई दी और वो ये थी कि लोगों की अफोर्डेबिलिटी उस प्राइसेस से मैच होने लगी और हम हाउसिंग शॉर्टेज कंट्री हैं। जैसे रवि जी भी बोल रहे थे कि भाई एक सबसे बड़ी सिक्योरिटी हाउसिंग प्रदान करती है एक फैमिली के लिए। तो लोगों की पहली चाहत जो है एक निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक सेल्फ यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रहती है कि उनके पास एक घर रहे। लेकिन तो और यही कारण है कि आपको एक बड़ी तेजी होती हुई दिखाई दी। अगर आप 2019 से 2024 के फाइनेंशियल ईयर की तुलना करें तो उसके अंदर आपको लगेगा कि मार्केट करीब 2x लेवल के ऊपर बढ़ गया। ये ऑल इंडिया लेवल के नंबर हैं। अगर वैल्यू के हिसाब से देखिएगा तो 3x बढ़ गया। अब इसके अंदर क्या था कि डिमांड अपग्रेडेशन डिमांड से बढ़ी और यही कारण है आपको लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा तेजी होती हुई दिखाई दी। आज के मार्केट में 30% यूनिट जो हैं वो 70% वैल्यू में कंट्रीब्यूट कर रही हैं और यही बता रही है कि मार्केट थोड़ा अपग्रेडेशन डिमांड है। और जो इससे भी दिख रहा है कि 3 BHK का मार्केट बड़ा हो गया। लेकिन बहुत सरप्राइजिंग जो डेटा दिखाई दे रहा है नो ब्रोकर्स की रिपोर्ट में कि आपका 1 BHK में एक रुझान आया है। जो मिलेनियल का एक प्रेफरेंस रहती थी कि रेंट पे रहेंगे और रेदर देन परचेजिंग द प्रॉपर्टी, तो अगर प्रॉपर्टी में अपसाइड दिखाई दी और फोर्थ कमिंग प्राइस में ग्रोथ होती हुई दिखाई देती है तो ये एक बड़ा अच्छा संकेत है मार्केट के लिए कि एक मिलेनियल जो मार्केट को डिजर्ट कर चुका था वापस से आ गया और घर में खरीदारी कर रहा है। तो ओवरऑल मार्केट में इस वक्त जो मैं अगर ये डेटा को बेस मानूं तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में एक बड़ी ग्रोथ सेल्स में होती हुई दिखाई देगी क्योंकि एक बड़ा सेगमेंट जो मार्केट को डिजर्ट कर चुका था वापस से पार्टिसिपेट करने लगा और फर्स्ट टाइम होम बायर वापस आ गया, जिससे 1 BHK का मार्केट आ रहा है और 3 BHK एक अपग्रेडेशन डिमांड को दिखा रहा है। सरप्राइजिंग फैक्ट है कि 2 BHK की डिमांड में श्रिंकेज हुई है क्योंकि ये कन्वीनियंस प्रोडक्ट है। अगर एक फैमिली उसको कोई भी कन्वीनियंस चाहिए जिसके अंदर हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चा है और अगर उनके माता पिता हैं, तो अगर इस फैमिली को एक साथ में रहना होता है तो उसमें 2 BHK की एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है और यही कारण है कि ये ओवरऑल मार्केट से बड़ा प्रोडक्ट मिक्स आता है। लेकिन इसमें गिरावट ये बड़ी सरप्राइजिंग है, बट ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे 1 BHK की ग्रोथ जरूरी ये बताती है कि एक बड़ा सेगमेंट मार्केट में जुड़ना चालू हो गया है। राइट तो चलिए, ये हमने रिपोर्ट को काफ़ी डीपली एनालाइज किया हर पर्सपेक्टिव से।
सौरभ जी, जिनका कि अपना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिन्होंने सर्वे किया, उनसे, रवि सर जो कि खुद एक डेवलपर हैं और डायरेक्टली कंज्यूमर से डील करते हैं, और पंकज साहब जो इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रखते हैं, तीनों के पर्सपेक्टिव हमने लिए। अब एक छोटा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद यहां से हम ड्रॉ क्या करेंगे। अगर आपको घर खरीदना है तो इस सारी बातचीत में आपके लिए क्या है, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको यहां से क्या देखना चाहिए। और जैसा अभी पंकज जी ने कहा कि यहां से उनको एक अच्छी ग्रोथ दिख रही है, ग्रोथ का मतलब है कि प्राइस ऊपर जाएंगे तो खरीदार के पर्सपेक्टिव से अलग कहानी हो गई, निवेशक के पर्सपेक्टिव से अलग कहानी हो गई, और जो रेंटल यील्ड्स देखना चाहते हैं उनके लिए एक अलग मैसेज हो गया। छोटा ब्रेक, लेकिन ये तीन बड़े एस्पेक्ट इस छोटे से ब्रेक के बाद। से वो बाइंग कर रहे हैं, क्या उनके प्रेफरेंसेस हैं, और कुल मिला के उससे मार्केट की क्या तस्वीर बन रही है। लेकिन अब आपके लिए इस पूरी चर्चा में क्या है उस पर फोकस होगा। तो समय मेरे पास थोड़ा कम रहेगा, अपने तीनों ही मेहमानों से चाहूंगा कि क्विक आंसर्स दें। सौरभ साहब, आपकी ये रिपोर्ट एक और तरफ भी इशारा करती है, वो कहती है कि जो रेंटल यील्ड्स है वो काफी बढ़े हैं, यानी घर के मकान मालिक तो खुश जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, लेकिन वो उन्होंने कहा, आपने कहा कि जो आपकी एनुअल इंक्रीमेंट इन सैलरी है वो उसको आउटपेस कर रहा है जितना किराया बढ़ रहा है, तो घर जो किराएदार हैं उनके लिए तकलीफें बढ़ी हैं। लेकिन तीसरी बात आप कहते हैं कि वहीं पर वो इंस्पायर होते हैं कि चलो जाके अब खुद का घर खरीद लें, वो 1 BHK के जो सेल्स है वहीं से तो नहीं आ रही हैं। नहीं विवेक जी, बिल्कुल नहीं सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि रेंटल यील्ड्स काफी फास्ट ग्रो करी है, स्पेशली मेट्रो सिटीज में। कई कई जगह तो हमने देखा कि साल में 13%, 15%, गेटेड सोसाइटी में 25-30% तक रेंटल बढ़ गया था, जबकि सैलरी इंक्रीमेंट्स उन्हें एवरेज 9-10% हुआ है पिछले 3 साल में। तो दिस वाज वन बिग रीजन कि काफी किराएदारों ने सोचा कि हम घर खरीदते हैं और वो घर की तरफ मूव करें। और पिछले साल की तरह इस साल भी अगर आप देखें तो बहुत सारे न्यू लॉन्चेस प्लान्ड हैं, तो लोगों के पास काफी सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, एंड न्यू अम्यूनिटीज के साथ कस्टमर्स जो हैं वो देख रहे हैं, बिल्डर्स उनकी सारी डिमांड पूरी कर रहे हैं। तो आई थिंक दिस वाज वन बिग रीजन कि रेंट इतना बढ़ रहा है तो लोगों को लगा कि क्यों नहीं हम EMI पे घर खरीदें। और इस समय तो वैसे भी अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई हैं, आगे अपना मानना यही है कि इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाएंगे तो EMIs विल बिकम बेटर। तो मुझे लगता है कि एंड यूजर के लिए तो बहुत ही अच्छा टाइम है ये, और उन्हें घर की तरफ रुझान रखना चाहिए और घर खरीदना चाहिए। राइट रवि सर, ये रिपोर्ट एक और चीज कह रही है कि जो लोग 60-70 के आसपास के घर खरीद रहे थे लाख में, वो 1 करोड़ के ऊपर चले गए, लेकिन जो लोग इससे नीचे का देख रहे थे वो 50 के नीचे गए, या फिर उन्होंने ऑल टुगेदर थोड़ा सा अपना मन फिलहाल के लिए बना लिया, क्योंकि उस ब्रैकेट में सप्लाई बहुत कम है, शायद उन्हें किसी तरह के कंस्ट्रेंट, बहुत अलग अलग इकोनॉमिक लेवल है हमारे देश में। क्या अब यहां पर हम देखेंगे कि जो 50 है उसके नीचे का अफोर्डेबल सेगमेंट है वहां पर सप्लाईज बढ़ेंगी? एक्चुअली बॉटम ऑफ द पिरामिड में की डिमांड एक्चुअल में ह्यूज है, काफी बड़ी डिमांड है इंडिया में, तो अर्बनाइजेशन अपने यहाँ बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या है कि जो लैंड के प्राइसेस हैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, आप समझिए अच्छे लैंड के प्राइसेस हो गए हैं और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ गई है। तो 50 लाख से नीचे का जो घर है उसको लाने के लिए कुछ जैसे अभी गवर्नमेंट ने जो रेंटल हाउसिंग की पॉलिसी है, इस तरह की कोई भी कुछ ना ऐसी पॉलिसीज आनी पड़ेंगी जिसके अंदर लैंड की कॉस्ट या तो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करे, लैंड कंट्रीब्यूट करे, और उसमें कोई ऐसे PPP मॉडल के थ्रू घर बनाए जा सके अफोर्डेबल हाउस में, जिससे क्या होगा कि लैंड की कॉस्ट का एलिमेंट उसमें से निकल जाए, फिर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का एलिमेंट रह जाए, ताकि हम उस रेंज में घर ला सकें। दूसरा एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जो 1 BHK वाले अपार्टमेंट की डिमांड की बात करें, बिल्कुल रेंटल बढ़ रहे हैं लगातार, और तो उसमें कुछ ऐसा भी हो सकता है, जो मेरा एक जजमेंट है इसमें, बाकी रिपोर्ट्स के अंदर होगा, कि काफी लोग ऐसा हो रहा है कि जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं 2 BHK या 3 BHK, और लगातार प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, रेंट भी बढ़ते जा रहे हैं। तो अब उनका जो फाइनेंस है, जो उनकी सैलरी है, वो अलाउ करती है उनको एक लिमिटेड लेवरेज। तो अगर वो कह रहे हैं वैसे अगर हम अभी 1 BHK ले लेते हैं और आने वाले वक्त में हमारी सैलरी बढ़ जाती है, या हमारा इसी का प्राइसिंग अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रॉपर्टी 1 BHK ले रहे हैं इसका प्राइस बढ़ जाता है, तो एक तरह से वो उसका जो प्राइस आर्बिट्राज है, जो आने वाले टाइम में ग्रोथ आने वाली है, उसको भी वो बैलेंस करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम इतने का घर 1 BHK एटलीस्ट ले लें, ताकि आने वाले वक्त में अपग्रेड करना चाहें तो हम अपग्रेड भी
कर जी, पाए। जी। ये मेरा बेसिक जजमेंट है। नहीं नहीं बिल्कुल। एट लास्ट पंकज जी क्विकली, अब इस समय जो घर खरीदार या जो एस्पिरेंट है जिसको घर लेना है उसके लिए क्या मौका? देखिए प्राइजेस ऊपर की तरफ लगातार जा रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जब ब्याज दर नीचे आएंगे तब आएंगे, अभी वो बढ़ नहीं रहे हैं, इसी का संतोष है। थोड़ा कंफ्यूजन सा हो गया है क्योंकि जो ऑन द बाउंड्री लाइन है कि वो ले ना ले और प्राइस ऊपर जा रहा है। देखिए, आज भी जो मैंने शुरुआत में बात की कि आज भी मेरी अफोर्डेबिलिटी प्राइजेस से ज़्यादा है, और यही कारण है कि आपको मार्केट में कोई भी गिरावट सेल्स में नहीं दिखाई दी डिस्पाइट इंक्रीजिंग इन इंटरेस्ट रेट्स। तो लोग बाग आके घर खरीद रहे हैं। तो अगर हम इस जो मैंने पैरिटी की बात की थी, इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइजेस और इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइसेस एंड इंटरेस्ट एडजस्टेड अफोर्डेबिलिटी के कर्व को देखेंगे तो अब आज भी मुझे लगता है कि 17 से 18% की अपसाइड मार्केट के अंदर है कि अगर प्राइस इतने बढ़े तब भी आपकी डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होगा। हालांकि बिल्डर्स कॉशियस हैं और धीमे धीमे प्राइस बढ़ा रहे हैं। तो इस अपसाइड को देखते हुए मुझे लग रहा है कि कोई गिरावट नहीं होगी और एक ऑस्पिशियस टाइम है। आगे चल के हो सकता है इंटरेस्ट रेट में थोड़ा बहुत मॉडरेशन हो, अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है। तो ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा सप्लाई है मार्केट में। एक प्रोग्रेसिव मार्केट है। गवर्नमेंट ने अफोर्डेबल हाउसिंग को बूस्ट करने के लिए CLSS स्कीम का कंटिन्यूएशन वापस से चालू कर दिया। तो जितने इंसेंटिव्स और जितने पॉजिटिव आपको टिक मार्क चाहिए होते हैं वो सारे हैं। तो अगर आपको घर अपने बजट में मिलता है आप तो ले ले। इज मोस्ट ऑस्पिशियस टाइम फॉर देम। ठीक है, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो गया। रियल एस्टेट की चर्चा ऐसी कि जितनी की जाए उतनी कम है, लेकिन थोड़ा उसको कंक्लूड कर दूं कि तीनों ही हमारे मेहमान कह रहे हैं कि हाँ यहाँ से और ग्रोथ है मार्केट के अंदर, नो डाउट प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। जो इंटरेस्ट रेट है वो शायद अपने पीक पर है, वहाँ से थोड़े मॉडरेट होते हुए नजर आएंगे, लेकिन यहाँ से भी 17-18% का भी और मार्जिन है, यानी प्राइस और ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। अगर आपके कैपेसिटी में है, अगर मैनेज हो सकता है तो फिर आप खरीद सकते हैं। और अलग अलग ट्रेंड्स क्या कह रहे हैं उसकी डिटेल हमने आपको दे ही दी है। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और ये पूरा एनालिसिस हमारे साथ करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।